ज़्यादा श्रेय माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद और मेरी पत्नी है आकांक्षा। अच्छा। ये 2017 बैच में सिलेक्टेड है। अच्छा, आपका भी चयन हुआ है तो 17 बैच में कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं। जी। और इनकी भी बहुत प्रेरणा रही और बड़ा सहयोग रहा। अच्छा। तो ये लोग हैं, मेरा छोटा भाई अच्छा। और मेरे माता पिता, ईश्वर, इन्हीं लोगों में आयकर अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। सिर्फ किताबें रंगने से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। पीसीएस में मैंने ये मेरा 5वां मेंस था। 5वां मेंस जी, और 5वां इंटरव्यू भी था। 5वां इंटरव्यू, 5वां मेंस, जितनी बार मेंस दिया लगभग उतनी बार इन्होंने इंटरव्यू दिया जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। हो गया। चलिए, उस दिन नींद कैसी आई थी रिजल्ट देख करके? जी, बहुत देर तक तो जगते रहे, 2:30-3 बजे तक तो लोगों से बातचीत ही करते रहे। अच्छा। तो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और हमारी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं अंकित तिवारी जी, जिन्होंने पीसीएस में एसडीएम रैंक पर जो चयनित हुए हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे पूरी। सबसे पहले अंकित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपको मंजिल मिली। बहुत धन्यवाद। और अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा पर्सनल, कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका गांव कौन सा है, उसके और अपना नाम तुमने बता ही दिया, तो उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं जी। मेरा नाम अंकित तिवारी है जी। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, प्रतापगढ़ जिले के भंगवा गांव का जी। और मैंने अपनी पढ़ाई प्रतापगढ़ से ही करी है, हाई स्कूल इंटर तक की। अच्छा। और उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद से किया है। विश्वविद्यालय के छात्र जी। हैं। बीएससी करी है मैंने 2008 में, फिर 2010 में मैंने एमएससी करी है केमिस्ट्री से। अच्छा। उसके बाद मैं 2010 बैच में एसएससी में इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ था। चयनित हैं जी एसएससी के जी जी जी, बहुत अच्छा है। और 2012 में मैंने ज्वाइन किया। मैं इस वक्त लखनऊ में आयकर अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। आपका प्रमोशन भी हो चुका है। जी जी, बहुत अच्छा है। ये सिविल में कैसे आपका आना हुआ, जब आपकी अच्छी जॉब कर रहे थे आप? जी देखिए, सिविल का रुझान बचपन से ही था। माता पिता की प्रेरणा थी कि सिविल जो है वो आपका लक्ष्य है। मेरा भी लक्ष्य था, क्योंकि सामाजिक रूप से बड़े प्रतिष्ठा वाली और एक माता पिता का सपना था, मेरा अपना खुद का सपना था। और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करने का आपको मौका मिलता है, तो एक हमेशा से इच्छा थी कि सिविल सेवा में आए। क्योंकि नौकरी बहुत जल्दी लग गई थी। हाँ, 2010 के बैच के हैं आप? जी, मैं 90 का हूँ, 1990 का हूँ। तो 21 वर्ष की आयु में मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। साल में। अच्छा। तो ये था कि नौकरी के साथ साथ तैयारी तो करनी ही है, वो तो ध्येय था ही। यूपीएससी की भी तैयारी करी, यूपीपीसीएस की तैयारी भी बाद में शुरू करी। अच्छा। और यूपीएससी में इंटरव्यू तक गया, लेकिन आपने यूपीएससी की भी इंटरव्यू दिया है? जी, लेकिन वहाँ चयन नहीं हो सका। तो बीच में फिर नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दिया। 2-3 साल का गैप किया। जी। और फिर दोबारा से 2019-20 के आसपास से दोबारा से आप हुए? हाँ, दोबारा से फिर से तैयारी शुरू करी। उसके बाद पीसीएस में मैं लगातार मेंस लिखता रहा। अच्छा। इंटरव्यू भी देता रहा। आपने कुल कितने लगभग मेंस लिखे होंगे? पीसीएस में मैंने ये मेरा 5वां मेंस था। 5वां मेंस जी, और 5वां इंटरव्यू भी था। 5वां इंटरव्यू, 5वां मेंस, जितनी बार मेंस दिया लगभग उतनी बार इन्होंने इंटरव्यू दिया जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। जी, धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आपसे आपका जो अनुभव पूछेंगे नए विद्यार्थियों के लिए जी, कि आपने जो है सामान्य धन के लिए पहले बात कर लेते हैं। पीसीएस और आरओ के एग्जाम भी अभी होने वाले हैं फरवरी में। आरओ का है और पीसीएस का, दोनों का सिलेबस लगभग बराबर ही है सामान्य धन की अगर हम बात करें तो। पहले आप अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ से इतना मटेरियल इकट्ठा किया? क्योंकि आजकल बहुत सारा मटेरियल है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, किसको पकड़ें, क्या करें जी। तो सामान्य अध्ययन के लिए विद्यार्थी के लिए क्या स्रोत हो सकता है? जी देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो जैसा सब जानते हैं 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार जी। तो विषय लगभग वही रहते हैं प्रारंभिक और मुख्य में। साक्षात्कार में भी आपको लगभग सारी चीज़ें सामान्य जाननी होती हैं, बस अप्रोच उनके अलग अलग होते हैं। तो जो बेसिक किताबें मुझे लगता है लगभग सबको पता होती हैं, बेसिक सोर्सेज जो होते हैं। कुछ हम नाम भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पॉलिटी जैसे लक्ष्मीकांत से ही पढ़ी। पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है, बेयर एक्ट को मैंने यूज़ किया। इसके अलावा नेट पे जो अपडेट्स आते हैं आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से देखने होते हैं उनको। जितने भी अपडेट्स आते हैं वो नई चीज़ें वो आप वहीं से देख सकते हैं। ये पॉलिटी की बात हो गई। उसके अलावा हिस्ट्री में मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी पुस्तक है, सफिशिएंट है।
प्रीलिम्स में कभी कभी स्पेक्ट्रम से बाहर भी बहुत कुछ हाँ, प्रीलिम्स में आ जाता है। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उन एक दो क्वेश्चंस के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा किताबें बदलने की जी या बहुत अनावश्यक समय व्यर्थ करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके सामने, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, सैकड़ों टॉपिक्स पढ़ने हैं, हाँ, तो किसी एक टॉपिक पे बहुत गहराई में नहीं घुसने की आवश्यकता है। तो स्पेक्ट्रम बहुत सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए बहुत सारी किताबें हैं। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी हैं, अच्छा अच्छा एनसीईआरटी की बहुत अच्छी किताबें हैं। इसके अलावा मैंने पीएमएफआईएस की एक नई फिजिकल की है, अच्छा अच्छा बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन चूँकि डिस्प्ले फॉर्म में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे वो किताब भी अच्छी लगी। अच्छा और भी बहुत हैं, मतलब वेरियस जी, सोर्सेज जी, मैंने फॉलो जी, किए जी, उसके। एसके झा की बुक भी मैंने देखी है, अच्छा एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, जी तो एनसीईआरटी भी काफ़ी है, अकेले भी काफ़ी है। उसके अलावा आपको जो भी पसंद आए, हम्म। जिसमें आपकी रुचि है, वो किताब आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा और इसी तरह इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत सारी किताबें हैं। हाँ तो आप कोई सी एक पुस्तक चयन कर लें और बहुत भटकने की बजाय किसी एक पुस्तक पर लगे रहें। उसकी जो कमियां हैं उनसे नोट्स बना के, जो कमियां हैं आप इंटरनेट से या जो करंट सोर्सेज हैं, डायनेमिक सोर्सेज हैं, उससे उसको फुलफिल कर लें। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए कुछ बता दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आपने कैसे न्यूज़पेपर, डेली मैगजीन, मंथली मैगजीन या जो वार्षिकी आती है, किस तरीके से क्या? देखिए, करंट अफेयर्स अगर पीसीएस की बात करें तो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए करंट अफेयर्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, क्योंकि फैक्चुअल जानकारी की बहुत आवश्यकता मेंस के लिए नहीं होती है। जी तो प्री के लिए मैंने घटना चक्र की किताबें और भी मैगजीन्स, चूँकि नौकरी में था तो बहुत इतना समय नहीं मिल पाता था कि बहुत सारी किताबें पढ़ सकूं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले घटना चक्र की दृष्टि और इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, उनकी जो करंट की एनुअल सीरीज़ होती थी, सिर्फ वही मैंने देखी है। अच्छा, एनुअल सीरीज। जी। और दैनिक न्यूज़पेपर्स पासिंग बस पढ़ते थे। अच्छा 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 तो बस 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू और एक जनसत्ता या कोई सा एक न्यूज़पेपर, अच्छा वो आप रूटीनली अगर फॉलो करें और फिर उसके बाद एनुअल पढ़ लें, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आप अच्छी जॉब कर रहे थे और सेंट्रल की जॉब है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जी, जो सबसे बड़ा लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनको टाइम कम पड़ जा रहा है। आप जॉब करते हुए लगातार मेंस लिख रहे थे, लगातार साक्षात्कार दे रहे थे, तो लगभग कितने घंटे की रेगुलर पढ़ाई आप करते थे? अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा छात्रों को बताएं। कम से कम इतना तो आपको रोज टारगेट करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई के लिए कोई घंटे ना हाँ, अधिक हैं, सही बात है ना कम हैं। जी। अगर आप 10 घंटे दे सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर आप 12 दे सकते हैं और आप अपनी क्षमता बनाए रखें 12 घंटे में, और आप कंफर्टेबल हैं पढ़ते समय, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और फिर थक रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा और आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस पढ़ाई का कोई हाँ, मतलब केवल नहीं, बैठे रहने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। तो जितना आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, हाँ, प्रैक्टिस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। मैक्सिमम पढ़ाई में कोई कसर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बार अच्छी तैयारी आप कर लेते हैं तो 4-5 घंटे सफिशिएंट है प्रतिदिन, हाँ, अगर आप आपकी इतना पढ़ तैयारी लेते हैं। पहले से हो गई है तो जी। फिर उसको केवल और एडिट करना, अगर आप करना न्यूज़पेपर रहता है। पढ़ रहे हैं, अगर आप एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर रहे हैं और अगर आप रिवीज़न भी कर रहे हैं साथ में, नई चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे तो यूँ ही बीत जाएँगे, आपको जी, पता भी नहीं बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अब अपने थोड़ा-सा रूटीन के बारे में व्यक्तिगत बताएँ कि सुबह कितने घंटे निकाल लेते थे, शाम को कितने घंटे निकाल लेते थे, फिर ऑफ़िस जाते थे? जी, देखिए, ऑफ़िस के जाने की वजह से सुबह तो मैं समय नहीं निकाल पाता था। अच्छा, अच्छा। सुबह सिर्फ न्यूज़पेपर देख पाता था, उसके बाद ऑफ़िस करता था दिन में। हाँ, फिर वापस आने के बाद मैं कोशिश करता था कि मैं एक छोटी नैप ले लूँ, अच्छा, 40-45 मिनट्स की। अच्छा, ऑफ़िस से तो आने के बाद में हाँ, थोड़ा-सा तो वो उससे मैं रिफ़्रेश हो जाता था। जी। उसके बाद उठ के और खाना वगैरह खा के फिर मैं करीब 9 बजे से बैठता था, 9 साढ़े 9 से, अच्छा, और फिर 1 या 2 बजे तक प्रयास करता था कि जितना पढ़ सकूँ मैं पढ़ लूँ। ये रेगुलर ये मेरा प्रयास रहता था कि डेली का रूटीन हो, इसमें गैप भी होते थे। अक्सर ऐसा हो जाता था कि ऑफ़िस में ज़्यादा काम की वजह से वो समय निकालना मुश्किल हो जाता था। फिर वीकेंड्स पे मेरी कोशिश होती थी कि चूँकि मेरा पूरा दिन होता था, हाँ, तो जितना अधिक से अधिक समय निकाल सकूँ। वीकेंड में और नाइट में जो आप इस जी। तरीके से मेंटेन किया आपने। जी। अच्छा, ये आपने जो मेंस की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। ये आंसर राइटिंग वगैरह ये आपने कहाँ से प्रैक्टिस किया और ये मेंस के बारे में कुछ बताएँ बच्चों को? देखिए, आंसर राइटिंग पहले मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ जॉइन किए थे। डरते सबसे ज़्यादा विद्यार्थी मेंस से ही हैं। जी, मेंस से डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मेंस ही है जो सिलेक्शन दिलाता है आपको। हाँ, सुन लाता कुछ पता भी नहीं चलता क्या होने वाला है। जी, जी, जी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि मेंस, चूँकि आप
अब तो यूपी में 6 पेपर हैं जी, जीएस के, अब तो 120 अब प्रश्न स्केलिंग हैं। हट गई, हाँ। तो 120 में मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो 120 में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके बारे में आप शायद अवगत ना हो। जी, जी। बाकी 110 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आपने पढ़ा ज़रूर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक तो उसके सारे पहलुओं के बारे में पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर लेखनी आंसर नहीं, लेखनी से ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा कि आप प्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? जी, और लेखनी अगर आपकी नहीं भी अच्छी बन पा रही है तो जिस तरह से आप फाइनल अपनी कागज़ पे लिख रहे हैं, ये प्रयास करें कि थोड़ा दूर-दूर लिखें, स्पष्ट लिखें और ऐसा लिखें अंडरलाइन कर दें। कुछ ऐसा टेक्निक ज़रूर बनाएं कि आपकी जो कॉपी है वो प्रथम दृष्टया देखने में एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि उसको फिर मेक आउट करने में दिक्कत हो उसमें से, है ना? क्योंकि एग्जामिनर बहुत समय नहीं देना चाहता आपकी कॉपी में। तो जैसा मैंने मतलब अपने अग्रजों से सीखा है कि आपको ऐसा बनाना चाहिए कि वो कम समय में आपकी बात देख ले, पढ़ ले, समझ ले और अपना एक व्यू बना ले कि इस पे मुझे क्या नंबर देने हैं। तो उसके लिए थोड़ा प्रयास तो करना ही चाहिए। बाकी बहुत सुलेख की ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट शब्दों में अगर आप लिखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। डायग्राम वगैरह का क्या महत्व है? जैसे बहुत चर्चा रहती है डायग्राम। जी, डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है। 8 से 10 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो बिना बहुत लिखे अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जल्दी समझ भी लेंगे जी, तो डायग्राम बनाने की ज़रूर कोशिश करें। फ्लो चार्ट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं। मैप्स की जहाँ ज़रूरत हो, यूपी स्पेशल में खास तौर पे मैंने पर्सनली इस साल ये किया था कि जो यूपी के क्वेश्चंस थे, बहुत अनावश्यक ना होने पाए, ये प्रयास किया जाए, लेकिन ये कि जितने आप बना सकते हैं मैप्स ज़रूर बनाएं। और यूपी में अगर मैप्स बनाकर आप चीज़ों को पिन पॉइंट कर देते हैं। यूपी स्पेशल वाले पेपर की बात हाँ, यूपी स्पेशल में मैप, यूपी का आप रनिंग हैंड पे मैप बना लें। बिल्कुल, बिल्कुल। और बनाते बनाते मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मेरी मैपिंग बहुत ख़राब रही है हमेशा से। लेकिन प्रैक्टिस करने से इस बार ऐसा हो गया था कि बहुत ही सुंदर और बड़ा अच्छा मैप मेरा यूपी का बनने लगा था। तो बस प्रैक्टिस की देर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा था कि आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, आप एसडीएम बन जाएंगे? देखिए, फाइनल रिजल्ट आने से पहले कहीं ना कहीं मन में ये तो था ही कि इस बार पेपर अच्छे गए हैं तो सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्टिविटी एग्जाम में हमेशा रहता है, तो ये भी भय था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा फाइनल, क्योंकि लगातार मैं देता रहा हूँ। जी, लगातार देता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा आश्वस्त भी थे एक तरफ कि होना चाहिए और अच्छी रैंक भी आनी चाहिए। और ऊपर वाले की कृपा थी कि हो गया। चलिए, उस दिन नींद कैसी आई थी रिजल्ट देख करके? जी, बहुत देर तक तो जगते रहे, 2:30-3 बजे तक तो लोगों से बातचीत ही करते रहे। अच्छा। और फिर सुकून की नींद आई 3 बजे के आसपास। मिल गई वो मंजिल। जी, चलिए, बहुत अच्छा अंकित जी, आप आगे भी विद्यार्थियों को गाइडेंस देते रहिए।